गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स सब्जेक्ट के बारे में और इसमें हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस यानी करदाता का निवास स्थान। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही सही, लेकिन दैनिक लाइफ में काम आने वाला ये सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। हर कोई व्यक्ति जो टैक्स पेयर है या टैक्स पे करता है वह इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स देता है वो इनकम टैक्स की जब कैलकुलेशन करता है तो वह सारे नियम और जो भी इनकम टैक्स में लगते हैं वह इस सब्जेक्ट में देखता है। तो ये जनरली काम आने वाली सब्जेक्ट है और सेकेंड ईयर के लिए तो पूरा पेपर है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस यानी करदाता का निवास स्थान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि कोई भी जो टैक्स पेयर होता है, जो टैक्स पे करता है, तो ये जरूरी है कि उसमें देखा जाता है कि करदाता जो है, टैक्स देने वाला जो है, उसका निवास स्थान क्या है। निवास स्थान का मतलब जो है कि उस पर जो टैक्स की रेट लगेगी वो उसके निवास स्थान के आधार पर लगती है। ठीक है। अब यहाँ निवास स्थान का मतलब इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं होता कि जैसे मान लो कि मैं कोटा का निवासी हूँ तो कोटा के हिसाब से टैक्स लगता है, या फिर आप जो है उदयपुर के हो तो उदयपुर के हिसाब से, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में निवास स्थान का मतलब होता है कि जो टैक्स पे कर रहा है वो व्यक्ति भारत का निवासी है या नहीं है। अगर निवासी है तो कैसा निवासी है, साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है या फिर विदेशी है। यहाँ पर निवास स्थान का मतलब यही होता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इससे पहले ये जान लेते हैं कि इनकम टैक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स कौन से टैक्स का पार्ट है और टैक्स क्या होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। टैक्स कि टैक्स होता क्या है। आपने वैसे तो जनरली सब जानते हैं टैक्स क्या होता है, लेकिन एक बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि टैक्स क्या होता है, तो टैक्स का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ की सरकार के द्वारा वहाँ के नागरिकों के ऊपर वहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, उस सुविधाओं के लिए जो राशि वसूली जाती है उसे नॉर्मली भाषा में हम क्या कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं। यानी कि वहाँ के नागरिकों के लिए या फिर उस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है सरकार के द्वारा, उनके लिए सरकार कोई राशि वसूल करती है तो उसे नॉर्मल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं, कर कह सकते हैं। ठीक है। हिंदी में इसको कर बोला जाता है टैक्स को। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली अगर देखा जाए तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को पे करना होता है। समझ लेना एक बार फिर। डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स उसी को पे करना होता है। जैसे इनकम टैक्स, हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो व्यक्ति इनकम कमा रहा है उसी पर ये टैक्स लगाया जाता है। जैसे सपोज दैट मैं हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, टैक्स मुझे ही भरना है अपनी ही जेब से, तो इसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? यह कर ऐसा टैक्स होता है जिसमें जिस व्यक्ति पर इसका भार आता है वह टैक्स पे ना करके कोई दूसरा पर्सन टैक्स पे करे, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। कहने का मतलब जैसे उदाहरण ले लेते सेल टैक्स। सेल टैक्स एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसे?
क्योंकि ये टैक्स कौन पे करता है? जो सेल करता है, वस्तुओं को जो बेच रहा है उस पर टैक्स लगता है। लेकिन भार किस पर आता है? एक्चुअली पे कौन करता है? कंज्यूमर। कैसे? मान लो कोई सेल्समैन है, किसी वस्तु को 10 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, सरकार उस पर 1 रुपया टैक्स लेती है, यानी कि उसको वो कितने में बेचना पड़ रहा है? 11 रुपए में बेचना पड़ रहा है। वस्तु को वो 10 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपये सरकार टैक्स ले रही है, तो वो क्या करेगा? दुकानदार 11 रुपए में बेचेगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपये तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे देगा और 10 रुपये तो उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के वो 10 रुपये में तो पहले ही बेच रहा था। 1 रुपये सरकार ने टैक्स ले लिया, तो अब वो क्या करेगा? इसी वस्तु को 11 रुपये में बेचेगा। तो टैक्स तो कौन दे रहा है? सरकार। तो टैक्स किससे वसूल कर रही है? विक्रेता से। जो वस्तुओं को बेच रहा है उससे सरकार टैक्स वसूल कर रही है। लेकिन वास्तव में इसका भार किसके ऊपर आ रहा है? कंज्यूमर के ऊपर। किसके ऊपर आ रहा है? कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है, तीसरे पर्सन के ऊपर इसका भार। तो इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स देने वाला तो कोई और होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार किसी तीसरे पर्सन पे होता है, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो अब इसका नाम चेंज करके जीएसटी रख दिया। जीएसटी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। और डायरेक्ट टैक्स, टैक्स देने वाला और जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, दोनों एक ही पर्सन होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, जो हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वापिस ही हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हम टॉपिक पे बात कर रहे थे इनकम टैक्स के रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम टैक्स में जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसका निवास स्थान कहां पे है, और उसके आधार पर ही उसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। ध्यान रखना, ये जब तक पता नहीं रहेगा कि उसका निवास स्थान क्या है, आप टैक्स की रेट कैसे पता करोगे? क्योंकि हर व्यक्ति के लिए टैक्स की रेट अलग हो सकती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, निवास स्थान का मतलब ये नहीं है लोकल हमारा एड्रेस। निवास स्थान का मतलब इनकम टैक्स या सरकार की नज़र से होता है कि व्यक्ति क्या भारत का नागरिक है। अगर भारत का नागरिक है तो वह साधारण नागरिक है या असाधारण नागरिक है, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, या फिर विदेशी अनिवासी है। यहां पर निवास स्थान 3 भागों में बांट सकते हैं निवास स्थान को। पहला, भारत का नागरिक या निवासी कह सकते हैं, निवासी। ठीक है। दूसरा, असाधारण निवासी। और तीसरा, अनिवासी। निवास स्थान को 3 भागों में मेनली हम बांट सकते हैं। भारत का निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी। निवासी मतलब यहां पर नागरिक की जगह साधारण निवासी कर देते हैं। साधारण निवासी। ठीक है, निवास स्थान का मतलब यही है, 3 भागों में बांट दिया कि क्या जो टैक्स पे कर रहा है या जिसकी टैक्स की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वह भारतीय निवासी है, भारतीय नागरिक है तो कैसा है? साधारण है या फिर असाधारण है या फिर अनिवासी है। ठीक है, ये तीनों ही चीजें डिस्कस करेंगे। क्या शर्तें होनी चाहिए, जिसको पूरा करे तो वह निवासी है या असाधारण निवासी है या अनिवासी है। आज के इस टॉपिक में हम यही चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का साधारण निवासी या भारत का निवासी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, 3 शर्तें बताइए।
अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं भारत का निवासी हूं, ठीक है, तो उसको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि आप 3 शर्तें पूरी कर दो तो हम ये मान लेंगे कि आप भारत के निवासी हो। फिर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा या टैक्स की जो रेट लगेगी वह भारत के साधारण निवासी के अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो वो 3 शर्तें कौन सी है ये आपको अच्छे से समझना है, आराम से समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सब्जेक्ट में तो काम आएगा ही सही, सब्जेक्ट के बाहर आप बाद में कोई भी बिजनेस करते हो तो जब आप अपनी टैक्स के कैलकुलेशन करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, किसी भी व्यक्ति जो कि भारत का निवासी है या नहीं, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 शर्तें दी है। ये तीनों शर्तें अगर पूरी कर ली तो ये माना जाएगा कि वो भारत का निवासी है। ठीक है, 3 कौन कौन सी शर्तें हैं? देखो, पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त। ये तीनों शर्तें पूरी करनी है। अब पहली शर्त क्या है, ध्यान से समझ लेना। पहली शर्त को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 भागों में बांट दिया, यानी कि भागों में तो क्या कह सकते हैं, ऑप्शन दे दिए। ये यूं कहना चाह रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि जो आप पहली शर्त पूरी करोगे इसको या तो पहली वाली कंडीशन है इसको पूरी कर दो, अगर ये नहीं हो पा रही है तो दूसरी कंडीशन पूरी कर दो। दोनों में से अगर कोई एक भी पूरी कर ली कंडीशन तो ये माना जाएगा कि आपने पहली शर्त पूरी कर ली। समझने वाली बात है। फिर कह रहा हूं, आपको भारत का साधारण निवासी होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि साधारण निवासी के लिए आपको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। शर्त पहली, शर्त दूसरी और शर्त तीसरी। तीनों शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। शर्त पहली में 2 कंडीशन रख दी, या तो पहली कंडीशन हो गई तभी मान ली जाएगी शर्त पूरी, अगर पहली नहीं हो पा रही तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई तब भी मान ली जाएगी। कैसे? पहली में क्या है, गत वर्ष में कुल 182 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, पहली शर्त क्या है, गत वर्ष में, ध्यान से समझ लेना, पहली शर्त में पहली कंडीशन क्या दे रहा है कि गत वर्ष में कुल 182 दिन अच्छा, गत वर्ष क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत से बच्चों को पता नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं, बाद में लिख देंगे। पहले हम पहली कंडीशन देख रहे हैं। कभी भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है, हमेशा पहले तो ये ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ध्यान रखना, ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है जो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। क्लियर ये बात? अब जब भी इनकम टैक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में कैलकुलेशन करते हैं, इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की करेंगे, ना कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये बात क्लियर है? 1 अप्रैल से 31 मार्च लिया जाता है हमेशा। इनकम टैक्स में जो वर्ष लिया जाता है, जो ईयर लिया जाता है, वह 1 अप्रैल से 31 मार्च लिया जाता है। अब इसमें 2 साल होते हैं, एक होता है गत वर्ष, एक होता है कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, समझ लेना इन दोनों सालों को। गत वर्ष को बोला जाता है प्रीवियस ईयर, ये बार बार आएगा आपके इनकम टैक्स में,
और इसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जैसे मान लो इस साल का असेसमेंट ईयर है 2020-21, ठीक है, और गत वर्ष कौन सा होगा 2019-20। अब देखो समझने की कोशिश करना, कर निर्धारण वर्ष यानी कि अगर ये देखो इनकम की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस साल की इनकम आप बता सकते हो क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि 2020-21 की इनकम बताइए तो ये साल कौन सा गिना जाएगा? जैसा कि मैंने कहा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो ये साल कौन सा रहेगा? 1/4/2020 से 31/3/2021 तक ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा कर निर्धारण वर्ष। अब मैं आपसे बोलूं कि इस साल की इनकम आप मुझे बताइए कैलकुलेट करके। आप एक बिजनेसमैन हो और आपकी इनकम की मैं कह रहा हूं, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक की आप इनकम बता सकते हो, लेकिन जैसे मान लो कि आज 12 दिसंबर है, ठीक है, 12 दिसंबर है, तो आप 1 अप्रैल से 12 दिसंबर तक की इनकम बता सकते हो, 31 मार्च तक की नहीं बता सकते हो। तो आप कैसे बता सकते हो? कर निर्धारण वर्ष की, ठीक है। तो कर निर्धारण वर्ष का मतलब ये होता है कि इस साल में जो पिछला साल है, गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर की इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? 1/4/19 से 31/3/20 तक। इस साल की तो इनकम बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं ना, क्योंकि ये निकल चुका है साल, 31 मार्च निकल चुकी है। तो क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर है, गत वर्ष जो निकला है, उसके बाद का जो साल आता है, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है, वर्तमान ईयर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वर्तमान वर्ष। तो वर्तमान वर्ष में किस साल की इनकम कैलकुलेट करते हैं? प्रीवियस ईयर की, गत वर्ष में। यही तो कर सकते हैं ना भाई। 31 मार्च तक तो आप बिजनेस कर ही रहे थे, जैसे 31 मार्च निकला आपका अकाउंट क्लोज हो गया, तो अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको समय चाहिए। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि जैसे आपका ईयर क्लोज हुआ, जो अब वर्तमान में जो साल चलेगा उस पर आप प्रीवियस ईयर की इनकम का कैलकुलेशन करें और कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है वह टैक्स आपको पे करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि असेसमेंट ईयर तो वर्तमान साल होता है जिस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वास्तव में टैक्स कौन से ईयर का निकलता है? प्रीवियस ईयर का। जस्ट इससे पहले वाले साल की इनकम कैलकुलेट की जाती है और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है। तो मैं यहां पर बार बार बात करूंगा इनकम टैक्स के हर टॉपिक पे, वह बात करूंगा अगर गत वर्ष का मतलब है तो जस्ट पहले वाला साल, ठीक है, और असेसमेंट ईयर जो वर्तमान में चल रहा है। यह बात क्लियर है? वर्तमान ईयर में टैक्स की जो कैलकुलेशन की जाती है वो उसके प्रीवियस ईयर की टैक्स निकाला जाता है, टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। क्लियर? तब मैं बार बार यही बोलूंगा गत वर्ष का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर है, जिस साल हम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला ईयर, ठीक है। तो हम 3 शर्तों की बात कर रहे थे। पहली शर्त देख रहे थे, उसमें 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या है कि गत वर्ष में जो करदाता है वो कुल 182 दिन भारत में रहा हो। पहली कंडीशन कि जो करदाता है वो गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, ठीक है। अब यहां पर 182 दिन का मतलब ये नहीं है कि वो लगातार ही रहा हो। जैसे साल भर में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में से टोटल वो 182 दिन भारत में रुका हो। अब भले से वो 15 दिन रुक के 20 दिन विदेश में गया हो, फिर 1 महीना भारत में रह लिया हो, कैसे भी रहा हो, लेकिन 365 दिन में से वो 182 दिन भारत में रुक गया हो पहले प्रीवियस ईयर में। जैसे इसमें 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में 182 दिन भारत में रुका हो, ठीक है। ये कंडीशन अगर पूरी हो गई तो पहली शर्त पूरी हो गई। अगर बाय द वे ये पूरी नहीं हो पा रही तो एक और कंडीशन रखी है,
गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 वर्षों में कुल 365 दिन या अधिक तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। दूसरी कंडीशन ये है, क्या कहना चाह रहा है, गत वर्ष से ठीक पूर्व, यानी गत वर्ष को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के इससे जस्ट पहले के जो 4 साल है, उस 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहा हो। ठीक है, एक तो ये तथा, और उसके साथ साथ गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। क्लियर है? या तो पहली कंडीशन पूरी कर लो कि गत वर्ष में कुल 182 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहा हो, कम से कम 182 दिन भारत में होना चाहिए। ठीक है, करदाता को। अगर वह किसी कारण से 182 दिन भारत में नहीं रुक पाया तो दूसरी इसके साथ एक और कंडीशन दे दी कि ठीक है, अगर ये पूरी नहीं हो पा रही है तो आप दूसरी कंडीशन को पूरा कर दो, तो पहली शर्त पूरी मान ली जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या की, गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष को छोड़ के उससे जस्ट पहले के जो 4 साल है, उन 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रुक जाए। अब वही वाली बात आ गई, 365 दिन लगातार नहीं, जैसे 4 साल में जितने भी दिन होते हैं, 4 साल में जैसे 4 इंटू 1 साल में कितने होते हैं, 365। तो जितने भी दिन आए इन सभी में से टोटल 365 दिन वो भारत में रुका हो। ठीक है, भले से 1 महीना भारत में रुक गया हो, 2 महीना विदेश में रह के आ गया हो, लेकिन 365 दिन भारत में रुक जाए। और उसके साथ साथ उसके आगे क्या कह रहा है, तथा गत वर्ष में कम से कम 60 दिन तो रुका हो भारत में, यानी 60 दिन कम से कम भारत में रुका हो। और उसके साथ साथ गत वर्ष को छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, और पिछले 4 सालों में 365 दिन भारत आया हो, यानी भारत में रुका हो। यह शर्त पूरी हो गई तो मानी जाएगी कि पहली शर्त पूरी हो चुकी है। फिर कह रहा हूं, पहली शर्त पूरी करने के लिए 2 कंडीशन दे दी, 2 ऑप्शन रख दिए करदाता के सामने। पहली शर्त ये बोला कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रुका हो, तो शर्त पूरी मान ली जाएगी। अगर 182 दिन नहीं रुका तो दूसरी शर्त यह है कि गत वर्ष को छोड़ के उससे जस्ट पहले के जो 4 साल है, उन 4 सालों में 365 दिन भारत में रुका हो। और उसके साथ साथ गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रुका हो। ठीक है, यह शर्त पूरी कर ली तो दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरी कर ली तो पहली शर्त पूरी मानी जाएगी। क्लियर है? दूसरी पे आ जाते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है, अगर यह शर्त पूरी कर ली तो दूसरी शर्त आएगी, गत वर्ष से ठीक पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी हो। देखो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, गत वर्ष से ठीक पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम वह 2 वर्ष भारत का निवासी होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो इस पॉइंट को समझ लेना, यहां पर 2 वर्ष का मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि गत वर्ष को छोड़ के उससे जस्ट पहले के 10 वर्ष में कम से कम 2 बार आपको जो है ये पहली शर्त पूरी करनी है। कितनी? फिर समझ लो, गत वर्ष को छोड़ के ठीक पहले के जो 10 साल है
10 साल में आपको कम से कम 2 बार जो है ये पहली शर्त पूरी करनी पड़ेगी। फिर बता दूं मैं, ये जो पहली शर्त है इसको बोला जाता है आधारभूत शर्त बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इस पहली शर्त को आधारभूत शर्त बोला जाता है। और ये जो 2 शर्तें हैं इनको बोला जाता है अतिरिक्त शर्तें। समझ लेना, ये जो आधारभूत शर्त है ये होती है निवासी के लिए। अगर आपने पहली शर्त पूरी कर ली तो आप भारत के निवासी हो। क्लियर? समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। ये जो पहली आधारभूत शर्त है, आधारभूत शर्त में केवल एक ही शर्त है। एक शर्त में 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई सी भी एक पूरी कर ली तो पहली शर्त पूरी मानी जाएगी। यानी कि आपकी आधारभूत शर्त जो है वो पूरी हो गई। और ये आधारभूत शर्त क्या बताती है कि आप भारत के निवासी हो, केवल निवासी बताती है। ठीक है? अब निवासी भी 2 तरह के होते हैं, एक साधारण निवासी और दूसरा असाधारण निवासी। अब निवासी तो आपने पहली शर्त पूरी कर ली, वहीं पे आप निवासी बन गए। अब आपको दूसरी तीसरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि जो 2 अतिरिक्त शर्त हैं ये पूरी करनी पड़ेगी यदि आपको साधारण निवासी बनना है। निवासी भी 2 होते हैं, एक साधारण और असाधारण। अब साधारण निवासी के लिए आपको 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। अगर पहली आधारभूत शर्त के साथ ये दोनों भी पूरी कर ली तो आप कौन से निवासी हो गए? साधारण निवासी हो गए। ठीक है? तो हम यहां पर ये पहली शर्त पूरी होने के बाद भारत के निवासी तो हो ही गए। अब हम बात करें अतिरिक्त शर्तों की। अगर ये अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी कर ली आपने तो आप निवासी भी कौन से हो जाओगे? साधारण हो जाओगे। ठीक है? तो अब 2 अतिरिक्त शर्तों में हम दूसरी शर्त की बात कर रहे थे। अतिरिक्त में तो पहली और टोटल में दूसरी शर्त देख रहे थे। तो ये शर्त यूं कहती है कि गत वर्ष को छोड़ के इससे जस्ट पहले के जो 10 साल है, 10 साल में कम से कम 2 साल जो है आप पहली जो आधारभूत शर्त है वो पूरी कर लो। यानी कि कम से कम 2 वर्ष आप क्या होने चाहिए? भारत के निवासी होना चाहिए। भारत के निवासी के लिए तो पहली शर्त पूरी करनी है, उनमें भी दोनों कंडीशन में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी कर दो। तो 10 सालों में कम से कम 2 बार आपको पहली शर्त पूरी करनी है। ठीक है? तो आपकी दूसरी शर्त भी पूरी मान ली जाएगी। क्लियर? अब आ जाते हैं तीसरी शर्त में। तीसरी शर्त के लिए क्या कह रहा है? गत वर्ष से ठीक पूर्व के 7 वर्षों में कुल 730 दिन भारत में रहा हो। देखो तीसरी शर्त क्या है? गत वर्ष से ठीक पूर्व के 7 वर्षों में, यानी कि गत वर्ष को छोड़ दो, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, और उससे पहले के जो 7 साल है उन 7 सालों में कुल मिला के 730 दिन भारत में रहा हो। दिखने में तो ये 2 साल के तरह लग रहे हैं क्योंकि 2 साल में भी 730 दिन ही होते हैं, लेकिन ये जो शर्त है ये इससे बिल्कुल अलग है। ये शर्त तो यूं कह रही है कि 10 सालों में 2 बार आपने पहली शर्त पूरी की हो। ठीक है? और ये यूं कह रही है कि 7 सालों में कुल 730 दिन आपको भारत में रुकना है। यानी 7 साल में जितने भी दिन होते हैं, 7 × 1 साल में 365 होते हैं, तो जितने भी दिन आएंगे उन टोटल दिनों में से आप कैसे भी करके 730 दिन रुकना है, जैसे कि मैं पहली कंडीशन बता रहा था। इसमें ऐसा नहीं है कि भले से आप 4 महीने भारत में रह गए हो फिर 5 महीने विदेश में रह के आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आपको 730 दिन भारत में रहना है पिछले 7 साल में प्रीवियस ईयर को छोड़ के। तो आपकी तीसरी शर्त भी पूरी मानी जाएगी। क्लियर है? फिर समझा रहा हूं। टोटल 3 शर्तें होती है जो आपको पूरी करनी होती है भारत का साधारण निवासी होने के लिए। ठीक है? जिसमें से पहली वाली शर्त होती है आधारभूत शर्त। ठीक है? यह शर्त पूरी करते आप भारत के निवासी हो गए। क्लियर? और इसके साथ जो 2 शर्तें होती हैं इनको बोला जाता है अतिरिक्त शर्तें।
ये बताते हैं आपको कि आप निवासी तो हो लेकिन साधारण हो या असाधारण निवासी हो। तो आपको पहली शर्त दे रखी है, पहली शर्त में भी दो कंडीशन दे दी। पहली कि गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में आप कम से कम 182 दिन जो है भारत में रुके हुए हो, तो पहली शर्त पूरी मान ली जाएगी। अगर वह नहीं हुई, एक और कंडीशन दे दी कि ठीक है अगर वह नहीं तो दूसरी कंडीशन ये पूरी हो जाए कि गत वर्ष को प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे जो पहले के 4 साल है उन 4 सालों में कम से कम 365 दिन आप भारत में रुके हुए हो, और इसके साथ साथ गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रुके हुए हो। अगर ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई तब भी आपकी पहली शर्त पूरी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे पहली शर्त पूरी हुई और आप भारत के निवासी हो गए, क्लियर। अब इसके साथ दो अतिरिक्त शर्त है, अगर ये दोनों शर्तें भी आपने पूरी कर ली तो कौन से निवासी हो गए आप? साधारण निवासी। ठीक है, कौन से हो गए? साधारण निवासी। अगर दोनों में से एक शर्त भी पूरी नहीं हुई तो आप जो है असाधारण रह जाएंगे। दूसरा जो मैं बोल रहा था असाधारण निवासी। असाधारण निवासी क्या होता है? जिसमें पहली शर्त तो पूरी हो गई हो लेकिन दूसरी और तीसरी शर्त दोनों में से अगर एक भी पूरी नहीं हुई तो फिर आप कौन से निवासी कहलाओगे? असाधारण निवासी। हर ये बात समझ में कि आपने असाधारण का मतलब पहली शर्त तो पूरी कर ली लेकिन दूसरी में से भले से एक पूरी की हो, दूसरी कर ली हो, एक पूरी नहीं की हो। यानी कि अगर एक भी पूरी नहीं की आपने दोनों में से तो फिर आप असाधारण निवासी रह जाओगे। क्लियर? तीसरा होता है अनिवासी। तो देखो अनिवासी कौन सा होता है? जिसने पहली जो शर्त है वह पूरी नहीं की तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनिवासी। अब दूसरी तीसरी जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो पूरी करे या ना करे। जब पहली आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं की तो वो क्या हो गया? यहीं से अनिवासी हो गया। और जब अनिवासी हो गया तो फिर वह साधारण है या असाधारण है, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन शर्तें हैं। फिर एक बार मैं समझा रहा हूं, आराम से समझना। भारत के जो करदाता होते हैं उसकी निवास स्थान का जो कैलकुलेशन किया जाता है वह 3 तरीके से बताया जाता है। निवास स्थान कि भारत का निवासी है, भारत का निवासी है तो उसको आधारभूत शर्त पूरी करनी पड़ेगी। क्या वो भारत का साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी है? 3 तरह से बांटा गया है निवास स्थान को। पहला, भारत का निवासी होने के लिए उसको पहली शर्त पूरी करनी होती है 3 में से, जिसे हम आधारभूत शर्त कहते हैं। आधारभूत शर्त में 2 कंडीशन रखी गई है। पहली कंडीशन कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन जो है वो भारत में रहा हो। ठीक है, या तो ये कंडीशन पूरी कर ली तो पहली शर्त पूरी मानी जाएगी। अगर पहली कंडीशन नहीं हुई तो उसके साथ एक और कंडीशन दे रखी है ऑप्शन के तौर पे कि गत वर्ष से ठीक पहले के प्रीवियस ईयर के जो पहले के जस्ट जो 4 साल होते हैं उनमें कम से कम 365 दिन भारत में रुका हो, और उसके साथ साथ गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में जो है 7 दिन जो है भारत में रुका हुआ हो। या फिर ये पूरी कर दो। दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी कर ली तो पहली शर्त पूरी मानी जाएगी। पहली शर्त पूरी का मतलब है कि आधारभूत शर्त पूरी हो चुकी है, और आधारभूत शर्त पूरी हो गई तो भारत का वह निवासी हो गया। ठीक है, अब भारत का निवासी हो गया। अब निवासी साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है? साधारण निवासी कब कहलाएगा? कि आधारभूत के साथ जो अतिरिक्त 2 शर्तें हैं ये भी अगर उसने पूरी कर ली तो फिर ऐसा वह साधारण निवासी हो जाएगा। 2 क्या है? दूसरी शर्त है कि गत वर्ष से ठीक पूर्व के जो 10 साल है, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके पहले के जो 10 साल है उन 10 सालों में कम से कम 2 साल जो है आपने ये आधारभूत शर्त पूरी की हो। ठीक है, यानी 2 साल वो भारत का निवासी रहा हो। भारत का निवासी कब माना जाएगा? जब आधारभूत शर्त पूरी कर लेता है। तो 10 सालों में कम से कम 2 बार उसने पहली वाली शर्त पूरी की हो।
अगर ये भी पूरी हो जाती है तो लास्ट तीसरी शर्त है कि गत वर्ष को छोड़ के उसके जस्ट पहले के जो 7 साल है उन 7 सालों में कम से कम वो 730 दिन भारत में रहा हो। अगर ऐसा हो गया तो तीसरी शर्त भी पूरी मानी जाएगी। अगर तीनों शर्तें पूरी हो गई तो भारत का निवासी भी कौन सा कहलाएगा? साधारण निवासी। ठीक है। दूसरा असाधारण निवासी। असाधारण निवासी में उसने आधारभूत शर्त तो पूरी कर ली, यानी पहली शर्त तो कर ली, लेकिन दूसरी और तीसरी में अगर वो एक शर्त भी पूरी नहीं कर पाया तो इसका मतलब वो कौन सा निवासी हो जाएगा? असाधारण निवासी। और तीसरा अनिवासी। अनिवासी का मतलब कि उसने आधारभूत शर्त पूरी नहीं की हो, फिर भले से उसने दूसरी और तीसरी अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी कर ली हो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि जब उसने आधारभूत शर्त पहली वाली शर्त पूरी नहीं की तो वो क्या हो गया? अनिवासी हो गया। निवासी नहीं हुआ तो बचा अनिवासी। फिर चाहे वह अतिरिक्त शर्त पूरी करे या ना करे इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसने पहली आधारभूत शर्त पूरी नहीं की। क्लियर है? तो ये हो गया करदाता का निवास स्थान, प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना और असेसमेंट ईयर का ध्यान रखना। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है प्रेजेंट ईयर, जिस साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और कैलकुलेट किस साल की इनकम का करते हैं? जस्ट पहले वाले साल की, उससे जस्ट प्रीवियस में जो ईयर निकला है उसकी इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमेशा जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो किसकी करेंगे? गत वर्ष की करेंगे, प्रीवियस ईयर की करेंगे। क्लियर है? इस साल का जो असेसमेंट ईयर है वो 2021 है और प्रीवियस ईयर कौन सा है? 19-20।